हेलो गाइस, वेलकम टू एनसीईआरटी क्लासेस बाय पढ़ाना। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 चैप्टर नंबर 7 ऑल्टरनेटिंग करंट का लेक्चर नंबर 3। इस पार्टिकुलर लेक्चर में हम इस पूरे चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को ट्राई करने की पूरी कोशिश करेंगे और आप भी वीडियो को पॉज कर इन न्यूमेरिकलों को ट्राई कर सकते हैं। चलिए, हमारा सबसे पहला केस स्टडी है 2019 में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। इसमें 4 पार्ट्स हैं। सबसे पहले हम इसे करते हैं। ए डिवाइस एक्स इज कनेक्टेड एक्रोज एसी सोर्स ऑफ वोल्टेज V इजिकल टू वी नोट साइन ओमेगा टी। कि मेरे पास कोई एक्स डिवाइस है, मुझे पता नहीं कौन सी मेरे पास एक्स डिवाइस है, कौन सा मेरे पास सर्किट है या कैपेसिटिव एक्स है, मतलब ये जो डिवाइस है हमें पता नहीं है कि कौन सी डिवाइस है। वोल्टेज V इजिकल टू वी नोट साइन ओमेगा टी। द करंट थ्रो एक्स इज गिवन I इजिकल टू आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। आइडेंटिफाई द डिवाइस X। पहले पार्ट में मुझे इस डिवाइस को X बताना है कि आखिर में ये X है क्या। उसके बाद ड्रॉ द ग्राफ शोइंग द वोल्टेज एंड करंट विद टाइम ओवर 1 साइकिल। एक साइकिल के लिए मुझे इस X डिवाइस के जो है वो ग्राफ शो करना है वोल्टेज और करंट के बीच में, इस X डिवाइस की करंट और वोल्टेज के बीच में। थर्ड, ड्रॉ द फेजर डायग्राम। मुझे फेजर डायग्राम बताना है। और हाउ द रिएक्टेंट ऑफ द X वेरी विद फ्रिक्वेंसी। मुझे इसके रिएक्टेंट और इसकी फ्रिक्वेंसी के बीच में जो है वो ग्राफ भी ड्रॉ करने हैं। सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि X डिवाइस को निकालने के लिए अगर मैं फेज डिफरेंस निकाल दूं, फेज डिफरेंस हम निकालते हैं कि करंट के साइन के पीछे की वैल्यू जो है ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं वोल्टेज के पीछे की वैल्यू ओमेगा टी, तो हमारा आ जाएगा पाई बाई 2, यानी कि पाई बाई 2 होता 90। अब प्योर कैपेसिटिव सर्किट वो सर्किट होता है जिसका फेज डिफरेंस 90 डिग्री होता है। इसका मतलब जो ये वाली जो डिवाइस है वो कैपेसिटिव है, कैपेसिटिव ये डिवाइस है। अब सेकंड है ड्रॉ द ग्राफ। मुझे कैपेसिटिव सर्किट के बीच में ग्राफ बताना है वोल्टेज और करंट के बीच का। वोल्टेज तो हमारी ऐसे होता वोल्टेज का ग्राफ तो कि भाई 0 पाई 2 पाई एक साइकिल के लिए। प्योर कैपेसिटिव सर्किट वो सर्किट होता जिसमें करंट 90 डिग्री आगे होता, किससे? वोल्टेज से। तो करंट का ये वोल्टेज हो गया और ये हो गया हमारा करंट। थर्ड पार्ट, ड्रॉ द फेजर डायग्राम। मुझे फेजर डायग्राम बनाना है। तो करंट जो वोल्टेज है वो तो ओमेगा टी पर होता है, और जो अगर हम करंट की बात करते हैं, जैसे वोल्टेज तो हमारी होगी ओमेगा टी पर, अगर मैं करंट की बात करता हूं तो हमारा करंट प्योर कैपेसिटिव सर्किट वो सर्किट होता है जिसमें करंट 90 डिग्री आगे होता है। उसके बाद मुझे हाउ द रिएक्टेंट ऑफ द एक्स। एक्स क्या है? कैपेसिटिव। मुझे कैपेसिटिव सर्किट का रिएक्टेंट को हम बोलते हैं रिएक्टिव। जैसे कैपेसिटर सर्किट है तो उसके जो रेजिस्टेंस है हम उसे क्या बोलते हैं? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस और फ्रिक्वेंसी के बीच में ग्राफ बनाना है तो एक्ससी और फ्रिक्वेंसी की ग्राफ ऐसे बनता है कुछ ऐसे, ठीक है। थोड़ा मैं गलत बन रहा है, थोड़ा ऐसे बनता, ठीक है। और अगर एक्सएल यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस और फ्रिक्वेंसी के बीच का ग्राफ बनाना तो बिल्कुल स्ट्रेट बनता। तो ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन आया है। और मैं आपको दोबारा एक बात बता देना चाह रहा हूँ कि अगर आपने एक्स क्या है? एक डिवाइस है, एक कैपेसिटर है। अगर आपने यही नहीं पिछाना तो आपके सारे जो पार्ट्स हैं वो गलत हो सकते हैं, इसके पूरे ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक करते रहें और नोट करें। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। डिटरमाइन द टर्म क्वालिटी फैक्टर। मुझे क्वालिटी फैक्टर इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है एट रेजोनेंस फॉर सीरीज LCR सर्किट। और L मेरे पास गिवन है, जो चीज़ गिवन है मैं लिख देता हूँ। L यानी कि इंडक्टर 1 मिली हेनरी, C यानी कि कैपेसिटर 1 नैनो फैरेड, और R यानी कि रेजिस्टेंस। R इजिकल टू मेरे पास दे दिया 100 ओम। नैनो फैरेड को हम चेंज करते हैं 10 की पावर -9 में, और मिली हेनरी को हम चेंज करते हैं 1 × 10 की पावर -3 में। कनेक्टेड टू एन AC सोर्स हैविंग पीक वैल्यू, यानी कि वोल्टेज की वैल्यू भी मेरे पास दे रखी है V0 100 ओम, 100 वोल्ट। अब सबसे पहले मुझे क्वालिटी फैक्टर निकालना है जो होता 1/R √L/C। तो रेजिस्टेंस मेरे पास क्या चीज़ें गिवन है? 100। L मेरे पास कितना गिवन है? 10 की पावर -3। C मेरे पास कितना गिवन है? 10 की पावर -9।
ध्यान ये रखें कि अगर वोल्टेज दे रखी है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वोल्टेज का यहाँ पर यूज हो। क्लियर है। क्वालिटी फैक्टर, जो क्वालिटी फैक्टर वाला जो टॉपिक है वो लेक्चर नंबर 2 में आया था कि क्वालिटी फैक्टर बराबर होता 1/r √L/c के। अब 1/100 जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस के 9 और माइनस प्लस माइनस तो 10 की पावर 6 हो जाएगी प्लस के। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 1/100, रूट से बाहर 10 की पावर 3 आ जाएगी तो ये हो जाएगा 1000, 0 से 0, 0 से 0 ये आ जाएगा 0.1 वोल्ट। यही हमारा आंसर है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट मैं इस क्वेश्चन को मानता हूँ कि क्वालिटी फैक्टर से ज़्यादा जो चांस होते हैं न्यूमेरिकल आने के होते हैं, वैल्यू वाले सिंपल न्यूमेरिकल आते हैं। इस क्वेश्चन को समझाने का यही इम्पोर्टेंट वो था कि अगर वोल्टेज दे रखी है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वोल्टेज का इन्वॉल्वमेंट हो, कैपेसिटर की वैल्यू दे दी हो तो कैपेसिटर का इन्वॉल्वमेंट हो, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ट्रांसफॉर्मर का क्वेश्चन है और जो ट्रांसफॉर्मर के जो ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो इसी तरह से आते हैं कि हमें प्राइमरी कोयल में इतने नंबर ऑफ टर्न दे दिए, हमें सेकेंडरी कोयल में इतने नंबर ऑफ टर्न दे दिए। ज़्यादातर क्वेश्चन ट्रांसफॉर्मर के इसी लेवल के क्वेश्चन आते हैं कि अगर हमें ट्रांसफॉर्मर का रेशो पता है तो हम सारा जो क्वेश्चन है उसे बड़े आसान से कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्मर की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो यूट्यूब पर सर्च करें NCERT क्लासेस बाय भड़ाना ट्रांसफॉर्मर वीडियो, क्योंकि जब तक आपने ट्रांसफॉर्मर की वीडियो नहीं देखी मुझे नहीं लगता आप इस क्वेश्चन को कर भी सकते हैं। सबसे पहले कैलकुलेट द करंट ड्रॉन दी प्राइमरी कोयल। मुझे प्राइमरी कोयल का करंट यानी कि मुझे IP की वैल्यू निकालनी है इन अ ट्रांसफॉर्मर विच स्टेप डाउन। ट्रांसफॉर्मर स्टेप डाउन है यानी कि वोल्टेज को घटाने वाला ट्रांसफॉर्मर है। तो जो वोल्टेज है वो प्राइमरी कोयल में है 200 वोल्ट और सेकेंडरी कोयल में है 20 वोल्ट। जो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर वो ट्रांसफॉर्मर होता है जो वोल्टेज को घटाने का काम करे, वोल्टेज को कम करने का काम करे, हम उसे स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर बोलते हैं। तो उसमें हमें वोल्टेज इस ट्रांसफॉर्मर विच स्टेप डाउन 200 वोल्ट से 20 वोल्ट घटाएगा वो वोल्टेज। तो VP 200 और VS 20। एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर यानी कि N की वैल्यू दे दी 80। अब मुझे पता है कि अगर ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी 100% है तो आउटपुट पावर इनपुट पावर के इक्वल होती है। एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर का फॉर्मूला होता है आउटपुट पावर N = आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। अब हमें पता है कि जो पावर का फॉर्मूला होता है VI, तो VI यानी कि VS IS अपॉन VP IP = N की वैल्यू दे दी 80 = वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी कोयल 20 × IS निकलेगा 1 अपॉन VP हमें दे दिया 200 और इंटू IP। अब आपको समस्या ये है कि IS तो हमें गिवन ही नहीं दे रखा, करंट जो है वो सेकेंडरी कोयल का तो गिवन ही नहीं दे रखा। तो अगर आपने ट्रांसफॉर्मर की वीडियो देखी हो तो हमने उसमें रेशो लिखवाया था कि I = होता V/R। तो अगर मुझे करंट सेकेंडरी कोयल का निकालना है तो वोल्टेज भी सेकेंडरी कोयल की चाहिए और रेजिस्टेंस भी सेकेंडरी कोयल का। तो वोल्टेज सेकेंडरी कोयल की है 20 और रेजिस्टेंस मुझे गिवन है, रेजिस्टेंस इसमें क्वेश्चन में मिसिंग है। जैसे हम इस क्वेश्चन को करेंगे तो इसमें हमें आप ऐसे लिख लें साइड में कि रेजिस्टेंस हमें दे रखा है, रेजिस्टेंस 20, रेजिस्टेंस इसमें दे रखा जो हमने जहाँ से ये क्वेश्चन निकाला है उसमें भी एक रेजिस्टेंस मिसिंग है, तो शायद हम थोड़ा लिखना भूल गए। तो आप इसमें रेजिस्टेंस लिख लें 20 ओम। तो 20 अगर रेजिस्टेंस 20 है तो जो सेकेंडरी कोयल में जो करंट है वो 1 आ जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर 1 लिख लेंगे। तो जब आप इसे सोल्व करेंगे क्या आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 2 10 जा हो गया 20, तो यहाँ पर आ गया 80 = 1/10 IP। अब ये इधर क्या है, डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो जो करंट होगा प्राइमरी कोयल में हो जाएगा 800 एम्पियर। क्लियर है इतनी बात। अगर सेकेंडरी कोयल में जो इसमें प्राइमरी कोयल में करंट इतना है तो सेकेंडरी कोयल मतलब सेकेंडरी कोयल में अगर 1 एम्पियर है तो प्राइमरी कोयल में 800 एम्पियर हो सकता है, और ये पॉसिबिलिटी होती है।
बस सिंपल हमने क्या करा, आप रेजिस्टेंस की वैल्यूज को क्वेश्चन में तारेंगे कि रेजिस्टेंस की वैल्यू 20 एम्पीयर, हमें 20 ओम दे रखी है, तो जब आपने 20/20 करा तो 1 एम्पीयर आ गया। सेकेंडरी कोयल का जब हमने चीज़ें लिखी तो जो प्राइमरी कोयल में 800 एम्पीयर आ गया। नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, वाई इज एन AC मोर डेंजरस देन DC। जो AC होता है, जो हमारा अल्टरनेटिंग करंट है, वो ज़्यादा डेंजरस क्यों है डायरेक्टिंग करंट से? क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट वो करंट है जो अपनी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को चेंज करता रहता, मैग्नीट्यूड को चेंज करता रहता और डायरेक्शन को रिवर्स पीरियोडिकली करता रहता। तो हमने दोनों डेफिनेशन लिखा रखी है। और DC करंट वो करंट है जिसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन एक कॉन्स्टेंट रहती है। तो मुझे तो लगता है अगर आप ग्राफ ज़्यादा बनाओगे तो ज़्यादा बेटर है। तो ग्राफ AC करंट का ग्राफ आप ऐसे बना सकते हो, ये AC का है। और डायरेक्टिंग करंट वो करंट है जो अपनी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को कांस्टेंट रखता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन XL एंड F। XL का मतलब होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस और फ्रिक्वेंसी के बीच का जो ग्राफ है वो ऐसा बनता है। और ये क्वेश्चन लगभग 2008 का क्वेश्चन है, बहुत पुराना क्वेश्चन है, मैंने ईयर लिखना में भूल गया था। व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन LCR सर्किट या RLC सर्किट के बीच में फेज डिफरेंस 180 डिग्री होता है। नोट करें। क्वेश्चन है हमारे पास, ए प्योर इंडक्टर इज 25 मिली हेनरी, यानी कि n की वैल्यू दे दी 25 मिली हेनरी, तो मैंने इसे चेंज कर लिया 25 × 10⁻³ हेनरी में। इज कनेक्टेड टू ए सोर्स वोल्टेज, यानी कि V = दे दी 220 वोल्ट। फाइंड द इंडक्टिव रिएक्टेंस, यानी कि मुझे XL निकालना है और XL बराबर होता है ω/L के, यानी कि 2πfL के। जब हम इसे करेंगे तो 2 × 3.14 इंटू फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज इंटू इंडक्टर 25 × 10⁻³ तो ये आ जाएगा 7.85। क्या आ जाएगा? 7.85 आ जाएगा हमारे इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब हमें RMS वैल्यू निकालनी है करंट की, तो RMS बराबर होगी VRMS/XL के, क्योंकि एक ऐसा सर्किट है जिसमें इंडक्टर लगा हुआ। तो VRMS की वैल्यू 220 है और ये है 7.85। जब आप इसे सोल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए 100 ओम रजिस्टर इज कनेक्टेड टू ए इतनी वोल्ट और इतनी फ्रिक्वेंसी। मुझे दे दिया VRMS 220 और फ्रिक्वेंसी दे दी 50 हर्ट्ज। सबसे पहला ये NCERT का क्वेश्चन है, RMS वैल्यू निकालनी है करंट की, तो IRMS बराबर होती है VRMS/R के। रेजिस्टेंस हमें दे रखा 100 ओम, तो VRMS 220/100, ये सोल्व कर आ जाएगा 2.2 एम्पियर। नेक्स्ट पावर, एवरेज पावर P = होता V × I, AC सर्किट है तो VRMS × IRMS 200 और 2.4, ये आ जाएगा 484 वोल्ट। नोट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, द पीक वोल्टेज ऑफ एन AC सप्लाई इज 300 वोल्ट, यानी कि मुझे पीक वोल्टेज, यानी कि मुझे V0 दे दी 300 वोल्ट। व्हाट इज RMS वोल्टेज, यानी कि मुझे RMS वोल्टेज, व्हाट इज RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज कहनी चाहिए थी ना कि VRMS कितनी होगी। इन्हें क्वेश्चन में कहना था कि VRMS कितनी होगी, तो VRMS होती है V0/√2, यानी कि जब आप 300 की 1.414 से जब आप इसे करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट, द RMS वैल्यू ऑफ करंट की जो RMS वैल्यू है वो 10 एम्पियर दे दी और I0 आपसे पूछ लिया। तो I0 निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि IRMS बराबर होती है I0/√2। तो I0 आपको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि IRMS × √2, यानी कि 10 एम्पियर × 1.414 जब आप करेंगे तो आंसर आपके सामने आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए 60 माइक्रोफैरड कैपेसिटर C = 60 × 10⁻⁻6 फैरड इज कनेक्टेड टू वोल्टेज 110 वोल्ट एंड फ्रिक्वेंसी 60 हर्ट्ज। द RMS वैल्यू ऑफ करंट, मुझे करंट की RMS वैल्यू निकालनी है। IRMS बराबर होता है VRMS/XC। एक ऐसा सर्किट जिसमें रेजिस्टेंस हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसके रेजिस्टेंस को इंडक्टिव कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो XC हमारा क्या हो जाता 1/2πfC। तो VRMS ×
2 पाई FC। जब आप इन सब की वैल्यू पुट करेंगे, VRMS की वैल्यू क्या है 110 इंटू 2 इंटू 3.14 इंटू फ्रिक्वेंसी 60 इंटू कैपेसिटर की वैल्यू 60 इंटू 10 की पावर -6। आप आंसर को कैलकुलेट कर सकते हैं। वीडियो के लेंदी होने के कारण और वीडियो की थोड़ी सी क्वालिटी डाउन हो रही है, तो वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और इस पार्टिकुलर चैप्टर के और जितने न्यूमेरिकल्स हैं आप उन्हें अपने घर भी ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू।